डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए की थी अंग्रेजों की मदद। आरएसएस भाजपा के नए देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में 6 सच्चाइयाँ। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का आलेख जो हस्तक्षेप.com पर प्रकाशित हुआ है। आरएसएस बीजेपी ने फिलहाल अपने अव्वल नंबर के देशभक्त वीर सावरकर की स्तुति काफी हद तक कम कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वीर की असली कहानी दुनिया के सामने आ गई है। हिंदुत्व के इस वीर ने अंग्रेज हुक्मरानों से एक बार नहीं बल्कि 5 बार 1911, 1913, 1914, 1918 और 1920 में रिहाई पाने के लिए माफीनामे लिखे, जिनमें अपने क्रांतिकारी इतिहास के लिए माफी मांगी और आगे अंग्रेजी राज का वफादार रहने का आश्वासन दिया। अंग्रेज हुकूमत ने इस वीर के माफीनामों को स्वीकारते हुए 50 साल की कैद में से 37 साल की कटौती कर दी। हिंदुत्व टोली के नए देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 हैं। वे स्वतंत्रता पूर्व हिंदू महासभा में सावरकर के बाद सबसे अहम नेता थे और यह मानते थे कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है। वे 1944 में हिंदू महासभा के मुखिया भी रहे। आज़ादी के बाद वे देश के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे, में उद्योग और रसद मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में नेहरू से पाकिस्तान के से किस तरह के संबंधों पर विरोध होने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस का हाथ थाम लिया और उसके आदेश पर आरएसएस के राजनीतिक अंग भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष भी बने। उनकी मृत्यु 23 जून 1953 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर की एक जेल में हुई, जहां उन्हें उस क्षेत्र में प्रवेश निषेध आदेश के बावजूद दाखिल होने के लिए गिरफ्तार करके रखा गया था। 2015 तक इनकी मृत्यु के दिन को धारा 370 समाप्त करो दिवस और कश्मीर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन साल 2016 में इनका दर्जा बढ़ाकर इन्हें देश का एक निस्वार्थ देशभक्त, ए सेल्फलेस पैट्रियट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने महान निस्वार्थ देशभक्त थे, इसको परखने के लिए हमें निम्न सच्चाइयों पर गौर करना होगा। नंबर 1, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी का कोई प्रमाण नहीं है। अगर देशभक्त होने का मतलब है कि किसी ने अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया हो, दमन सहा हो और किसी भी तरह का त्याग किया हो, तो यह जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मुखर्जी ने आज़ादी की लड़ाई में कभी भी और किसी भी तरह से भाग नहीं लिया। ना ही तो स्वयं मुखर्जी की लेखनी में, ना ही उस समय के सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों में, और ना ही हिंदुत्ववादी संगठनों के समकालीन अभिलेखागार में उनकी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी का कोई जिक्र मिलता है। इसके विपरीत आज़ादी की लड़ाई के विरुद्ध किए गए उनके अनगिनत कारनामों का वर्णन जरूर मिलता है। आज़ादी से पहले के दस्तावेज इस सच्चाई को बार बार रेखांकित करते हैं कि कैसे इस निस्वार्थ देशभक्त ने अंग्रेजों की सेवा की और सांझी आज़ादी की लड़ाई को धार्मिक आधार पर विभाजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे जीवन भर सावरकर के मुरीद रहे, जो मुस्लिम लीग की तरह हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग राष्ट्र मानते थे। नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की मिलीजुली सरकार में मुख्यमंत्री थे। जब जुलाई 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अगस्त 8 से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब मुखर्जी बंगाल की मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें हिंदू महासभा भी शामिल थी, के वित्त मंत्री थे और साथ में उप मुख्यमंत्री भी। इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिनमें गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल शामिल थे, बंदी बना लिए गए। पूरा देश एक जेल में बदल गया और हजारों लोग इस जुर्म में पुलिस और सेना की गोलियों से भून दिए गए। वे तिरंगे झंडे को लहराते हुए सार्वजनिक स्थानों से गुजरना चाह रहे थे। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रवादी संगठन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध ही नहीं किया, बल्कि इसको कुचलने के लिए अंग्रेज शासकों को हर प्रकार से मदद करने का फैसला किया। जब देश में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर पाबंदी थी, उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को एक साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में साझा सरकारें चलाने की अनुमति दी गई। अंग्रेजों के दमनकारी विदेशी राज को बनाए रखने में सहायता हेतु इस शर्मनाक गठबंधन को महिमान्वित करते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर ने 1942 के हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन को संबोधित करते हुए बताया, व्यावहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि हमें बुद्धि सम्मत समझौते के जरिए आगे बढ़ना चाहिए।
हाल ही में सिंध की सच्चाई को देखें। यहाँ सिंध हिंदू महासभा के नियंत्रण के बावजूद मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण भी सबको पता है, उद्दंड लीगी अर्थात मुस्लिम लीग, जिन्हें कांग्रेस अपनी आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद रख सकी, हिंदू महासभा के बाद साथ संपर्क आने पर तर्क संगत समझौतों और सार्वजनिक संबंधों के लिए तैयार हो गए और वहाँ की मिलीजुली सरकार मिस्टर फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल और मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदायों के फायदे के लिए 1 साल तक सफलतापूर्वक चली। नंबर 3, बंगाल के उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुखर्जी ने एक शर्मनाक काम करते हुए बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को जुलाई 26, 1942 में एक सरकारी पत्र के द्वारा इस देश भर में चल रहे आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने का आह्वान करते हुए लिखा, अब मुझे उस स्थिति के बारे में बात करनी है जो कांग्रेस द्वारा छेड़े गए व्यापक आंदोलन के मद्देनजर पैदा होगी। युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के दिनों में जो भी आम लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश करेगा जिससे बड़े पैमाने पर दंगे या सुरक्षा फैले, उसका हर हाल में सत्ताधारी सरकार द्वारा प्रतिरोध करना ही होगा। नंबर 4, मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के कुचलने को सही ठहराया और अंग्रेज शासकों को देश का मुक्तिदाता बताया। मुखर्जी ने बंगाल की मुस्लिम लीग हिंदू महासभा शासी सरकार की ओर से बंगाल के अंग्रेज गवर्नर को लिखी चिट्ठी में अंग्रेज हुकूमत को प्रांत का मुक्तिदाता बताते हुए उसे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए कई कदम भी सुझाए। प्रश्न यह है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे निपटा जाए। राज्य का शासन इस तरह चलाया जाए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन बंगाल में कदम जमाने में कामयाब ना हो सके। हमारे लिए, विशेषकर उत्तरदायी मंत्रियों के लिए, जनता को समझाना संभव होना चाहिए कि आज़ादी जिसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है वह पहले से ही जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है। कुछ मामलों में आपातकालीन हालत की वजह से यह सीमित हो सकती है। भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए, ब्रिटेन के वास्ते नहीं, इसलिए नहीं कि इससे ब्रिटेन को कुछ फायदा होगा, बल्कि प्रांत की आज़ादी और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। ये कहना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। नंबर 5, हिंदू महासभा के प्रमुख नेता के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय अंग्रेजी सेना के लिए देश भर में भर्ती कैंप लगाए जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज द्वारा देश को आज़ाद कराना चाहते थे। एक और शर्मनाक घटनाक्रम में वीर सावरकर और मुखर्जी के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया। याद रहे कि सरकार के इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध की संज्ञा दी थी और यही समय था जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज खड़ी करके एक सैनिक अभियान द्वारा देश को अंग्रेजी चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। हिंदू महासभा लुटेरे अंग्रेजों शासकों की किस हद तक मदद करना चाहती थी, इसका अंदाजा वीर सावरकर के इस आदेश से लगाया जा सकता है जो उन्होंने हिंदुओं के लिए जारी किया था। सुनिए वीर सावरकर का हिंदुओं के लिए आदेश। जहां भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार यानी अंग्रेज सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूति पूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए जब तक यह हिंदू हित के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेवा में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। गौरतलब है कि युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहे न चाहें हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है और यह भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकतवर पहुँचाकर ही किया जा सकता है। इसलिए हिंदू महासभाओं को खासकर बंगाल और असम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 6, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की वकालत की थी। हिंदुत्व टोली के दावे के बरक्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर की विशेष हैसियत को स्वीकारा था। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नेहरू और उनके बीच चिट्ठी पत्री एक लंबा दौर चला था। उन्होंने नेहरू को 17 फरवरी 1953 के दिन लिखे खत में निम्नलिखित मांग की थी, दोनों पक्ष इस पर सहमत हों कि राज्य की एकता बनी रहेगी और स्वायत्तता का सिद्धांत जम्मू, लद्दाख और कश्मीर पर लागू होगा। यह था प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का आलेख जो हस्तक्षेप पर प्रकाशित हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस आलेख को hastक्षेप.com पर पढ़ भी सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।